दोस्तों अगर आप 2021 पे बोर्ड एग्जाम में शामिल हो गए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी ने अपना एक न्यू चैंपियंस लीग लॉन्च किया है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें आप लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर आप प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आप यहाँ पर एक न्यू टाइम देख सकते हैं, अनअकैडमी चैंपियंस लीग बायोलॉजी 7 PM 18 नवंबर से। आप इस चैंपियंस लीग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फ्री में इनरोल करके आप लाइव एग्जाम देंगे और अगर आप टॉप 10 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 10,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप रैंक 11 से 30 के बीच में आते हो तो आपको 5,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप 31 से 50 के रैंक में आते हो तो 3,000 का प्राइज मिलेगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर आप क्लिक कर इस पर एनरोल कर सकते हो और आप इस चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट कर अच्छे मार्क्स के साथ साथ प्राइज भी जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाकर आप एनरोल कर लो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट का जो आपका 14 नंबर चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है बायोमॉलिक्यूल जैव अणु का, क्योंकि यह चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में हर साल इससे कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं और ये इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना और लिखना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो या न्यूमेरिकल हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस थ्योरी है। तो आइए हम लोग आज इसको बायोमॉलिक्यूल को पढ़ करके समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने सॉल्व किया 2020 का क्वेश्चन पेपर और वहां पे देखा है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सेट में जो है इसके क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैक्सिमम जो आए हैं आपके ग्लूकोज से आए हैं या कार्बोहाइड्रेट से आए हैं, कुछ एक आपका हार्मोन से आया हुआ क्वेश्चन है या कुछ एक जो है आपका प्रोटीन से आया हुआ क्वेश्चन है मैक्सिमम, लेकिन जो आपका हिस्सा है वह कार्बोहाइड्रेट से ही आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल है क्या, ठीक है। देखिए बायोमॉलिक्यूल को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं जैव अणु और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है, जो कि आपको हिंदी में लिखा गया जैव, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, वाइटल एक्टिविटी हो रही हो, जो जिंदा हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा एक लिविंग बीइंग होता है उसके अंतर्गत, मतलब जो लिविंग बीइंग का मतलब जो ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई चीज जिसमें जान पाई जा रही हो, यानी कि तभी तो लिविंग हो जाएगा, तो इसका मतलब वो बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने का क्या मतलब है भैया, बायोलॉजी तो है, उसके अंदर जान तो है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, कुछ विभिन्न प्रकार की रासायनिक चीजें पाई जा रही हैं, अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो उसी के कारण इसको हम लोग जो है एक अलग से शाखा बना दिया गया है बायो और केमिस्ट्री का मिलाकर के, इसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसका शुद्ध हिंदी नाम है जैव रसायन, ठीक है। तो जैव रसायन का बेसिकली ये पार्ट है। इसमें क्या होगा कि आपके जो भी लिविंग बीइंग होंगे, जो लिविंग सिस्टम होगा, उसमें क्या होता है बेसिकली, वह या तो हमारे अजैविक अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। भाई जो जैव अणु होते हैं वह अजैविक अणुओं से मिलकर के बने होते हैं और ये लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग जैव अणु बोलते हैं। जैसे आपका जैव अणु में आता क्या है, कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है, नाम आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा आपका आता है प्रोटीन, क्या आता है, प्रोटीन। फिर आपका आता है एंजाइम, एंजाइम के अलावा फिर क्या आता है, विटामिन, ठीक है। फिर इसके बाद हार्मोन। ये सारी चीजें आपके बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों को इसी के बारे में अध्ययन करना है। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल वगैरह भी आता है, तो हमें इसी चीजों के बारे में अध्ययन करना है। तो पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं कार्बोहाइड्रेट, देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, देखिए यहाँ पे हमने जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, ना कोई रिएक्शन है, डायरेक्ट आपको जो है सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली क्या होता है, हमारा शरीर होता है या जंतु का जो शरीर होता है, जो मानव शरीर होता है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो 4-5 चीजों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे या तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, या तो वो फैट होगा, या तो वो प्रोटीन होगा, ठीक है, या तो वो विटामिन होगा,
या तो फिर वो जल होगा। ठीक, यही सारी चीजें आपकी मेनली जो है मेन कंपोनेंट्स यही हैं। ठीक है, तो इसी में से कोई एक चीज हम लोग खाते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम गाजर खा रहे हैं, हम जो है आपका मिठाई खा रहे हैं, या हम कोई फल खा रहे हैं, या कोई विभिन्न प्रकार की सब्जी खा रहे हैं। वो रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन मेजर कंपोनेंट होगा वो या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, जल होगा, मिनरल होगा, इन्हीं में से कोई एक चीज होगी। ठीक है, मतलब आपके फूड को हम इतने ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है? जो चीज हम खाते हैं पहले उसका हमारे शरीर में ले जाकर के पाचन किया जाता है। पाचन कैसे किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चलती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती हैं। बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वहां पे जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन के फलस्वरूप जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है या जो भी चीज आप खाते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, किसमें? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, और ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ऐसे ही समझिएगा, जैसे आपको मार्केट में जाकर के कोई सामान खरीदना है तो आप जाकर के उसको पैसा पे करते हैं, तब वो आपको व्यक्ति सामान देता है। इसी प्रकार से जब आपको ऊर्जा, आपकी बॉडी को ऊर्जा चाहिए तो आप उसको ग्लूकोज को खर्च करेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट में सामान लेने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे थे, वैसे ही आपको जो अपनी बॉडी में जब कोई काम करना हो, कुछ करना हो तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? जब आप जो है ग्लूकोज को एक्सपेंड करेंगे, जब खर्च करेंगे तो फिर आपको एनर्जी मिलेगी। वो ग्लूकोज किसका पार्ट है? इसी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या होता है? कार्बन के हाइड्राइड्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट का मतलब हो गया जल। हाइड्रेट का मतलब क्या? जल। और किसके? कार्बन के। इसका मतलब CH2O। इसका हम अगर होल एन कर दें, क्या कर दें? होल एन कर दें, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का जो है सामान्य सूत्र हो गया। ओपन फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं CnH2nOn। क्या लिख सकते हैं? CnH2nOn। ये इसको हम ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो भी आपका कंपाउंड फॉलो करेगा वो आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। किसके आधार पर किया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला पार्ट हमारा मोनोसैकेराइड। क्या है? सैकेराइड। दूसरा हमारा है ओलिगोसैकेराइड। सैकेराइड। कहीं कहीं इसको जो है डाइसैकेराइड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डाइसैकेराइड। ठीक है, और तीसरा हमारा पार्ट है पॉलीसैकेराइड। क्या है? पॉलीसैकेराइड। क्या है? पॉलीसैकेराइड। अच्छा, हमने आपको बताया इसको तोड़ लीजिए। ठीक है भाई, किसी चीज को समझने का सबसे आसान तरीका है चीजों को, टर्म को तोड़ लिया जाए। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। सैकेराइड मतलब एक सैकेराइड अगर पाया जाए तो उसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलेंगे। ऑलिगो का मतलब होता है कुछ, सम। तो सम का मतलब क्या हुआ? 2 या 3। तो डाई का मतलब 2 होता है। अगर यहाँ ट्राई आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। तो डाई और ट्राई सैकेराइड किसके पार्ट है? ऑलिगोसैकेराइड के। तो बेसिकली आप सही नाम तो उसका ऑलिगोसैकेराइड है, लेकिन कई जगह पर आपको डाइसैकेराइड लिखा हुआ मिल जाएगा बुक में। इसके बाद आता है पॉली। पॉली का मतलब बहुत सारे। पॉली का मतलब बहुत सारे, ढेर सारे। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब बहुत ढेर सारे जब सैकेराइड हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, ठीक है, एकत्रित हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट का। देखिए बेसिकली क्या होता है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड वे होते हैं जिसमें कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 6 तक के मॉलिक्यूल्स आते हैं। मतलब 1 कार्बन से लेकर के 6 कार्बन तक का अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड है
तो फिर हमारा जो कंपाउंड होगा वह क्या होगा, मोनोसैकेराइड। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन से लेकर के 6 कार्बन के बीच का है तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोसैकेराइड का नाम देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। साथ ही साथ फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम होता है, इसका होता है C6H12O6। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत रखते हैं। ये आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ठीक है भैया, ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, बात समझ में आई। तो इसको भी हम लोग कहाँ रखते हैं, मोनोसैकेराइड में। इसको भी कहाँ रखते हैं, डाइसैकेराइड। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है तो फिर आप अलग अलग नाम क्यों रख रहे हैं। ठीक है, अलग नाम भैया इस वजह से कि ग्लूकोज में आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, जबकि वहीं पे आपका फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। देखिए बेसिकली 2-3 चीजें और आपको मैं बता देता हूं। जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो फ्रूट की शर्करा होती है, यानी कि फल की शर्करा को हम लोग फ्रक्टोज नाम देते हैं। ठीक है, अनाज की शर्करा को हम लोग क्या नाम देते हैं, माल्टोज नाम देते हैं। इसी प्रकार से आपका जो है अनाज मतलब समझ रहे हैं ना, गेहूं जौ ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, इनसे जो प्राप्त होने वाली शर्करा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है, जैसे आप गन्ने की शर्करा को, ठीक है, गन्ने की शर्करा को क्या नाम देते हैं, सुक्रोज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सुक्रोज नाम देते हैं। C12H22O11 उसको क्या नाम दिया जाता है, सुक्रोज। मतलब आप बेसिक चीज समझिएगा, गन्ने की शर्करा को सुक्रोज, फल की शर्करा को फ्रक्टोज, अनाज की शर्करा को माल्टोज। ये सारे नाम आपके विभिन्न प्रकार के जो शर्कराएं होती हैं अलग अलग चीजों से प्राप्त होती हैं, उसी के बेसिस पे उसका नाम कर दिया गया। ठीक है, नामकरण कर दिया गया। दूसरी चीज मैं अभी आपको बता रहा था कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। मैंने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड में कार्बन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का ही आएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें अधिकतम 6 नंबर तक कार्बन रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड का नाम देते हैं। बात समझ में आई। तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। अच्छा, बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो भैया जब हमारा ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, जब हम इसको जल अपघटन कराते हैं, इसको तोड़ते हैं, किसको, चाहे आपका डाई हो ट्राई हो, मतलब ओलिगोसैकेराइड को संयुक्त रूप से हम डाई और ट्राई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका डाई अथवा ट्राई सैकेराइड है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 अथवा 3 मोनोसैकेराइड में अगर ये टूट जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ओलिगोसैकेराइड। मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर या जिसको तोड़ने पर 2 या 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है, उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड, अगर 2 प्राप्त होगा तो डाइसैकेराइड, 3 प्राप्त होगा तो ट्राइसैकेराइड का नाम देते हैं। बात समझ में आई भैया। जैसे आपका सुक्रोज हो गया, क्या हो गया, सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11, ये हो गया आपका सुक्रोज। अब देखिए इसका हम करा देते हैं जल अपघटन, मतलब वाटर से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, तो जब वाटर से क्रिया कराएंगे तो ये टूट जाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ठीक, ये आपका फ्रक्टोज हो गया, ये आपका ग्लूकोज हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं सुक्रोज क्या है, इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है, डाइसैकेराइड है या ओलिगोसैकेराइड है। क्यों, क्योंकि जब इसका हम अपघटन कर रहे हैं, जब इसको तोड़ रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल हमको ग्लूकोज मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज मिल रहा है। देखिए खास बात यह होती है कि समान रूप जो है, दो समान टुकड़े में भी, मतलब समान टुकड़े का मतलब ये हो गया कि 2 ग्लूकोज भी बन सकता था, 2 फ्रक्टोज भी बन सकता था, या अलग ग्लूकोज, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बन गया। मतलब जो 2 नया प्रोडक्ट बनेगा जरूरी नहीं है कि वह समान ही हो, वह असमान भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। मतलब यह नहीं है कि सुक्रोज को आप तोड़ेंगे तो ग्लूकोज ही बन जाएगा, दोनों। ठीक है, 2 पार्ट में अगर टूट रहा है तो हो सकता है एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज हो सकता है 2 फ्रक्टोज हो सकता है 2 ग्लूकोज हो, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। लेकिन जब हम लोग सुक्रोज को तोड़ेंगे तो यह एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज में ही टूटेगा। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पॉली का देखिए क्या मतलब होता है।
बेसिकली पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब बहुत ढेर सारे, ठीक है। असंख्य मतलब जब आपके जो है 5 या 5 से ज्यादा, ठीक, 5 या 5 से ज्यादा मोनोसैकेराइड मिल करके जिस भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सेल्यूलोज नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज का नाम सुना होगा। स्टार्च इसका भी नाम सुना होगा, ठीक है। मंड नाम सुना तो होगा। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है आपके पॉलीसैकेराइड है। देखिए सेलुलोज क्या होता है, बेसिकली सेलुलोज का जो फार्मूला होता है वह होता है C6H10O5 का होल n। n का मतलब ये हो गया कि यह n जो है बहुत ज्यादा संख्या में है, ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 2 3 4 5 नहीं है, वो ज्यादा है, ठीक है, 100 या 100 से ज्यादा है, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका सेलुलोज का जनरल फार्मूला है, ठीक। अब ये सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज हमारे जो प्लांट सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है। प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी सेलवाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन हमारा जो है जंत जो कोशिका होती है उसमें ग्लाइकोजन जो है हमारा अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है, जो हमारे एनर्जी से अलावा बचता है, जिसका हमें अभी काम नहीं होता तत्कालिक, उसको हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं, चाहे हम अपने लीवर में स्टोर कर लें या जो अपने मसल्स में। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा लीवर ग्लाइकोजन का, मसल ग्लाइकोजन का, तो वहां पे हम लोग इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और जब हमें फिर से एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इसी ग्लाइकोजन को फिर हम लोग तोड़ करके जो है फिर से ग्लूकोज के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये एनिमल्स में होता है, मतलब पशु में होता है, ठीक है। और ये किस में होता है, पादप में, यानी कि प्लांट्स में होता है, ठीक। दूसरा स्टार्च या मंड, ये भी जो है पॉलीमर है। किसके पॉलीमर है, आपके मोनोसैकेराइड के पॉलीमर है। मतलब ढेर सारे मोनोसैकेराइड मिलकर के आपके जो है पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। बात चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या करना है आप लोगों को, ग्लूकोज का निर्माण कराना है। आइए देखते हैं ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज के निर्माण की विधि जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं। और वही चीजें आपको इस चैप्टर में मैं बताऊंगा जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। बस उतना ही बताऊंगा जितना जो इंपॉर्टेंट होंगी उसी हिसाब से उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखिए ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण, दो विधियां भैया जो आपका एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है, ठीक। ग्लूकोज के निर्माण की दो विधि आपके सिलेबस में है। पहली है सुक्रोज से, सुक्रोज से। देखिए इसमें क्या होता है, सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। सुक्रोज का क्या कराया जाता है, अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय का मतलब चाहे HCl, ठीक है, या H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो हमने अभी आपको बताया था C12H22O11, ये आपका जो है क्या है, यहाँ पर H रहेगा, ठीक है। C12H22O11 ये क्या आपका सुक्रोज है। इस सुक्रोज का हम लोग जल अपघटन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि H+। इसको हम चाहे HCl ले लें और चाहे H2SO4 किसी की भी उपस्थिति में करा दें, ये उत्प्रेरक के तरीके से बस वर्क करेगा। और ये फिर टूट जाता है डी ग्लूकोज में, ठीक है, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। इसको नाम देते हैं फ्रक्टोज का, इसको नाम देते हैं ग्लूकोज का। क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज का। इसको डी फ्रक्टोज, इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सुक्रोज है ही, ये आपका क्या है, सुक्रोज है, ठीक है भैया।
तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें समझ में आएंगे। सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होता है, एक फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, बस फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस होते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसमें, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। ठीक है, दूसरा आपका तरीका अभी अभी मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज से निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण किससे, सेल्यूलोज से। देखिए सेल्यूलोज से क्या होता है, बेसिकली इसका फार्मूला होता है C6H10O5 का होल n। ठीक है, इसका हम लोग क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, कितना, 393 डिग्री केल्विन पर। ठीक है, और फिर ये क्या बना लेता है, आपका ग्लूकोज बना लेता है। क्या बना लेता है भैया, ग्लूकोज बना लेता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ग्लूकोज का निर्माण जो है समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा तबीयत अभी भी नहीं सही हुई है। हाँ चलिए, नेक्स्ट है आपका इसके बाद ग्लूकोज की संरचना। हमें क्या देखना है, ग्लूकोज की संरचना देखना है। तो आइए देखते हैं ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार की होती है। चलिए भैया, नेक्स्ट आपका हेडिंग है ग्लूकोज की संरचना। देखिए ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम जो उसका हमें संरचना दिखाई देती है दो प्रकार की होती है। एक तो आपका डी ग्लूकोज होता है, दूसरा एल ग्लूकोज होता है। तो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डी ग्लूकोज को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कभी कभी क्या है, एल ग्लूकोज की भी संरचना प्राप्त होती है। देखिए डी और एल क्या है, डी एल कुछ विशेष नहीं है। डी एल क्या होता है, उसका जो विशिष्ट प्रकार का त्रिविमीय संरचना होती है। ठीक है, डायमेंशनल उसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय संरचना। तो उसी के आधार पर हम लोग डी और एल जो है टाइप को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं डी ग्लूकोज किसे कहते हैं और एल ग्लूकोज किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए डी क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर जो एल रिप्रेजेंट करता है लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डी ग्लूकोज की संरचना पहले देख लेते हैं। देखिए पहले क्या होगा, यहां पर CHO होगा और नीचे CH2OH होगा। ठीक है, ये चीज आपका जो है दोनों में समान होगा। यहां पर CHO, यहां पर जो आपका CH2OH। बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद जो आपका डी ग्लूकोज है, यहां पर क्या होगा, बेसिकली आपका ये जो है 1 2 3 4 इस तरीके से जो आप लोग 4 कार्बन बना लीजिएगा। यहां पर आपका H हो जाएगा, यहां पर OH हो जाएगा, यहां पर भी H हो जाएगा, यहां पर OH हो जाएगा। अब यहां पर H हो जाएगा, यहां पर OH हो जाएगा, और इसमें यहां पर OH हो जाएगा, यहां पर H हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ये आपका कहलाता है डी ग्लूकोज। नेक्स्ट आपका है एल ग्लूकोज। अब देखिए डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में पहला और आखिरी कार्बन सेम होता है। ठीक है, पहला और आखिरी कार्बन जिस हिसाब से होता है वो सेम ही होता है, बस बीच का जो अरेंजमेंट है ये दूसरे से लेकर के 5वें नंबर का कार्बन, भाई ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये छठा कार्बन। तो दूसरे से लेकर 5वें कार्बन के बीच का जो अरेंजमेंट होगा यहीं पर डिफरेंसेस पाई जाती हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी डिफरेंसेस पाई। यहां पर देखिए अभी तक आप डी ग्लूकोज की बात कर रहे थे तो इस साइड में OH समूह लगा था ना, अब ये अपोजिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। अभी तक आप डी ग्लूकोज में देख रहे थे कि H इस साइड में था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और इधर H आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर देख रहे थे डी ग्लूकोज में तो इधर OH था, इधर H था, अब इधर क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, इधर OH आ जाएगा। नेक्स्ट में भी वही सेम था, तो अब यहां पर भी आपका वही सेम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की दोनों की संरचना आपको बना करके दिखाई गई है, और दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है जो आपका दूसरे नंबर से लेकर के 5वें नंबर का जो कार्बन है इसी के बीच का जो अरेंजमेंट है इसी में डिफरेंसेस हैं। बाकी पहले और छठे नंबर का जो भी फंक्शनल ग्रुप या जो भी संरचना है वह सेम है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट का उपयोग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का उपयोग, हमें क्या देखना है, इसका उपयोग देखना है बेसिकली कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आप लोग जानते ही, अभी हमने बता रखा है कि कार्बोहाइड्रेट में जो आपका ग्लाइकोजन होता है वह जो है एनर्जी को जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके जंतु कोशिका में स्टोर किया जाता है। वहीं पे प्लांट के केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेलुलोज के रूप में जो है स्टोर कर लेते हैं। इससे एक सेलवाल बनती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई सेलवाल पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बेसिकली आपके जो है प्लांट सेल में पाई जाती है। फंजाई में आपके जो है ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है, कवक में आपका जो है ग्लाइकोजन पाया जाता है। बाकी के प्लांट सेल में जो आपका क्या पाया जाता है, सेलुलोज की बनी हुई सेल भित्ति या जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी चीज कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर पार्ट आपके अर्थ पर प्रेजेंट है वह पॉलीसैकेराइड के रूप में है। किसके रूप में है, पॉलीसैकेराइड के रूप में है। दूसरी चीज, हम लोग जब पाचन करते हैं, जीवधारी जब पाचन करते हैं तो भोजन को सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में जो तोड़ा जाता है यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ा जाता है वह भी क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज क्या है भाई, इसी से तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। हमें कोई काम करना है उसके लिए एनर्जी यहीं से मिलती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग कि ये बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जैसे हो गया आपका कि आपके शरीर को विकास करना है, ठीक है, जब एनर्जी रहेगी तभी तो विकास करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है ये सारी चीजें जो है कार्बोहाइड्रेट से ही पाई जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ये सारा उपयोग हो गया, बाकी 2-4 उपयोग आप लोग जो है बुक से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट समाप्त होता है। एक बार आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा है प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोटीन को। चलिए भैया, नेक्स्ट आपका प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या है, आपके जैव जगत में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जैवाणु है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसी भी जीवधारी में जो पाया जाता है उसको क्या नाम देते हैं, प्रोटीन। मतलब एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो किसी भी जीवधारी में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, तो वो क्या चीज है, प्रोटीन। प्रोटीन शब्द जो है यह ग्रीक भाषा का से उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, प्रोटियास से। किससे, प्रोटियोस से। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, प्राथमिक, यानी कि जो विकास करने के लिए, ठीक है, चाहे वो संरचनात्मक हो या क्रियात्मक हो, किसी भी प्रकार का विकास करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, इस प्रोटीन की आवश्यकता है। और देखिए इसी वजह से इसको हमने क्या किया है, डिराइव किया है ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है प्राथमिक। तो इसका मतलब हमें इस चीज से समझ में आ गया क्यों जो है आपका यह जैवाणु सबसे ज्यादा मात्रा में किसी भी जीवधारी में पाया जाता है। कारण यही है क्योंकि विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पहले किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की ही। जैसे कहीं हमारे शरीर में घाव लग जाए, ठीक है, तो घाव भरने के लिए हमें इसी की जरूरत पड़ेगी। या हमें जो है अपने शरीर का, हमारे शरीर का विकास होना है, वृद्धि होनी है, तो भी इसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आई भैया। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने देखा कि प्रोटियोस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें है अमीनो अम्ल, ठीक है। प्रोटीन बेसिकली होते क्या है, यह अमीनो अम्लों के पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं, अमीनो अम्लों के। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, अमीनो अम्ल है। तो आइए हम लोग देखते हैं अमीनो अम्ल क्या है, ठीक है। अमीनो अम्ल, अभी आप लोगों ने एमीन पढ़ा था कुछ दिन पहले, अगर याद आया हो, ठीक है। तो एमीन में आपका NH2 समूह रहता था। यहां पर क्या है आपका बेसिकली NH2 के साथ साथ COOH समूह भी पाया जाता। मतलब अमीनो अम्ल वह होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें आपका जो है NH2 के साथ साथ COOH समूह भी दोनों पाया जाएगा। मतलब NH2 भी पाया जाएगा, COOH भी पाया जाएगा, ठीक है। और COOH से जुड़े हुए कार्बन से, ठीक है,
इसके अटैच होने के आधार पर, यानी कि NH2 समूह के इस फंक्शनल ग्रुप के आधार मतलब सॉरी NH2 समूह जो होगा जिस स्थान पर जुड़ेगा उसके स्थान के आधार पर हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल, गामा अमीनो अम्ल और डेल्टा अमीनो अम्ल में। ठीक है, इसको हम लोग कहां से कैटेगराइज करते हैं? NH2 समूह जहां से जुड़ता है उसी आधार पर इसको हम कैटेगराइज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे CH3CHCOOH। ठीक है, 1 2 3 ये आपका 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, यहां से हम लोग जोड़ देते हैं NH2। ठीक, अब अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम लोग कौन सा अमीनो अम्ल बोलेंगे? देखिए, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा अमीनो अम्ल। क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो अम्ल। क्यों बोलेंगे अल्फा अमीनो अम्ल? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां पर हमारा COOH समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसी कार्बन से, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और इसी कार्बन से अगर हमारा NH2 जुड़ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, अगर इस वाले कार्बन से जुड़ जाए, जैसे अगर बात करते हैं CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, यहां कर लीजिए आप CH और यहां जोड़ दीजिए NH2। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए तो इसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं COOH अगर जुड़ा हुआ है इस कार्बन से तो ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये कार्बन बीटा कार्बन हो गया और ये कार्बन क्या हो गया? गामा कार्बन हो गया। इस तरीके से और कार्बन आएगा तो डेल्टा कार्बन आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा NH2 समूह कहाँ जुड़ा हुआ है? बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा बीटा अमीनो अम्ल। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका नामकरण करते हैं। देखिए, दूसरी चीज, इसका नामकरण जो है इसके प्रकृति के आधार पर भी किया जाता है। जैसे ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल है, ग्लाइसिन जो है ग्लाइकॉस वर्ड से इसको डिराइव किया गया है। ग्लाइकॉस का मतलब है अत्यंत मीठा, तो उसी से जो है हम लोगों ने जो है ग्लाइसिन जो है अमीनो अम्ल का नाम रख दिया है। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल क्या होता है? मीठा होता है, बहुत ही मीठा होता है। इसी प्रकार से टायरोसिन है, टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है, टायरोसिन। ठीक है, और टायरोसिन क्या करता है? पनीर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टायरोस जो वर्ड है टायरोस का मतलब होता है पनीर। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम हम लोग क्या रख दिया? टायरोस रख दिया। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर हमने इसका जो है सामान्य नामकरण भी कर रखा है। इसको एक विशेष प्रकार के कोडिंग के द्वारा, एक लेटर के द्वारा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो है हम लोग इसे ग्लाइसिन को GLY लिखते हैं, एनिलीन लिखते हैं। ठीक है, एनिलीन है, ग्लाइसिन है, टायरोसिन है। ठीक है, बहुत विभिन्न सारे जो आपके एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो होती है NH2 समूह और COOH समूह के आधार पर हम इस अमीनो अम्ल की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। कैसे निर्धारण करते हैं? यदि जैसे हमारा अमीनो अम्ल 3 प्रकृति का होता है, या तो उदासीन होगा, या फिर क्षारीय होगा, या फिर क्या होगा? अम्लीय होगा। ये 3 प्रकृति हैं। ठीक है, अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो है हमारा जो भी अमीनो अम्ल है वह उदासीन है या क्षारीय है या अम्लीय है? देखिए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में NH2 समूह और COOH समूहों की संख्या बराबर है, इसका मतलब वह जो अमीनो अम्ल है वह कैसा है? उदासीन है। कैसा है अमीनो अम्ल? उदासीन। कब? जब हमारा NH2 और COOH समूहों की संख्या बराबर रहेगी। ठीक, अगर हमारे NH2 समूह की संख्या ज्यादा है, NH2 समूह की संख्या ज्यादा, तो इसका मतलब जो हमारा अमीनो अम्ल होगा वह क्या होगा? क्षारीय होगा। बात समझ में आई? अगर हमारे जो है COOH समूह की संख्या ज्यादा है, तब उस कंडीशन में जो हमारा अमीनो अम्ल होगा वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। यानी कि अगर दोनों की संख्या बराबर
तो हमारा अमीनो अम्ल उदासीन। यदि NH2 की संख्या ज्यादा तो हमारा अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। अगर COH समूह की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो अमीनो अम्ल होगा वह कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ 20 प्रकार के आपके जो है 20 ऐसे जो है आपके अमीनो अम्ल आपकी लिस्ट उसमें बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो उसको अभी आपके जो है स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी आपका अमीनो अम्ल होता है अगर हमारी बॉडी के अंदर वो बन जाता है, अगर अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या नाम देते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड या अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक, अगर हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल वह नहीं बन पाता, उसको हमें फूड सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है, तो उसको नाम देते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स या आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अमीनो अम्ल की दो कैटेगरी हो गई, एक इसेंशियल दूसरा नॉन इसेंशियल। इसेंशियल क्या होते हैं, जो हमें हमारी बॉडी नहीं बना पाती है हमारे शरीर के अंदर, उसको हमें बाहर से लेना होता है, वह होता है इसेंशियल। आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए तो बाहर से लिया जाता है, और जो हमारे शरीर में ही बन जाता है तो उसको हम लोग बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का। तो आपके बुक में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का नाम लिखा गया है, तो वो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं अमीनो अम्लों के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन की संरचना। देखिए दोस्तों, प्रोटीन की संरचना में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे प्रोटीन होते हैं वह बेसिकली क्या होते हैं, अमीनो अम्लों के पॉलीमर या बहुलक होते हैं। ठीक है, अल्फा अमीनो अम्लों के पॉलीमर होते हैं, कौन, आपके प्रोटीन। तो जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या बेसिकली आपने अमीनो अम्ल में देखा है कि NH2 समूह और COH समूह होते हैं, तो ये सब दो आपका NH2 समूह होता है, जो COH समूह होता है, दोनों मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, ठीक, तो वहां से क्या होता है, COH समूह और NH2 समूह जब जुड़ता है तो वहां से एक जो है आपका जल का अणु बाहर निकलता है और उसके बीच में एक बंध बनता है जिसको आप लोग नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, तो एक रिएक्शन के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया NH2 CH2 COOH, ये आपका कोई एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्फा अमीनो अम्ल हो गया। इससे क्या करता है, एक दूसरा अल्फा अमीनो अम्ल क्रिया करता है। ठीक है, NH2 CH COOH CH3। ठीक, अब यह एक अमीनो अम्ल है, यह भी एक अमीनो अम्ल है, दोनों से क्या करता है, जब आपस में क्रिया करेंगे, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि COOH और NH2 जब आपस में क्रिया करता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसको NH2 को हम लोग थोड़ा सा अलग से लिख सकते हैं, HNH, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। लिख सकते हैं भैया, NH2 ही तो हुआ, NHH मतलब एक H दो H, तो NH2 हो गया। ठीक, अब यहां से क्या होता है, बेसिकली COOH का OH और इस NH2 का एक H मिल करके यहां से जल के रूप में क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। अब जब बाहर निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या, अब देखिएगा, NH2 बचेगा, CH2 बचेगा, CO बचेगा, फिर NH बचेगा, फिर यहाँ पर CH बचेगा, CH3 इससे हो जाएगा और ये बचेगा COOH। इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड
बंध, इसी को बोला जाता है क्या, पेप्टाइड बंध। और इस बंध की उत्पत्ति कैसे हुई, जब आपका COH और NH2 समूह आपस में क्रिया करा तो एक बॉन्ड बना दिया, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दे दिया। तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आई होगी कि किस प्रकार से आपके प्रोटीन की संरचना होती है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो प्रमुख संरचना है प्रोटीन की वह है गोलिकाकार प्रोटीन। कभी कभी आपसे जो है बहुविकल्पी वाले में पूछ लिया जाता है कि सबसे प्रमुख प्रोटीन की संरचना क्या है, तो वह क्या है, गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आपका ये प्रोटीन वाला पार्ट खत्म होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट आपका है एंजाइम। एंजाइम जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि जो भी जीवधारी हैं उसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं संपादित होती हैं। तो वो क्रियाएं जब संपादित होती है तो एक समन्वय में संपादित होती हैं, एक प्रॉपर वे में संपादित होती है। ऐसा नहीं कि इर्रेगुलर तरीके से हो जाती हैं, ठीक है, बनना कुछ रहेगा तो बन कुछ जाएगा, अपने मन से कुछ अलग चीज नहीं निर्माण कर लेती हैं। ठीक, मतलब एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर चैनल से संपादित होती हैं। उसको संपादित करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो है कुछ जैव अणु पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एंजाइम। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा है, पहले जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने देखा था विभिन्न प्रकार की रिएक्शन में कभी कभी कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता था। जब कैटालिस्ट होता था तभी वो रिएक्शन होती थी, अगर कैटालिस्ट नहीं है या तो वो रिएक्शन बहुत धीमी होती थी। यही तो होता था भाई, जो उत्पाद हमें जो है 10 मिनट में प्राप्त हो रहा है, कभी कभी वो घंटे में प्राप्त होता था जब कैटालिस्ट नहीं होता था। तो यही काम आपका जो है एंजाइम का है। एंजाइम क्या करता है, जीवधारियों में, जीवधारी के शरीर के अंदर क्या करता है, एक उत्प्रेरक के तरीके से वर्क करता है, उत्प्रेरक के तरीके से कार्य करता है। यह क्या करता है, रिएक्शन को, जो जीवधारियों के अंदर जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है उसको इनिशिएट कराता है, उसको संपादित कराता है। ठीक, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोग सिरका देखे हैं ना, सिरका बनता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, किससे बनता है, गन्ने का जो रस होता है उससे सिरका बनता है, ठीक, एसिटिक अम्ल। तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली एक एंजाइम प्रयोग किया जाता है, एक एंजाइम प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जब हम लोग कुछ खाते हैं तो पाचन होता है। जो पाचन होता है वो कैसे होता है भाई, पाचन में जो है हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है जो चीजों को सिंपलेस्ट यूनिट में तोड़ने का कार्य करता है। यही काम एंजाइम का हमने आपको बता दिया। ठीक है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसमें, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में तोड़ना, ठीक है, यह क्रिया जो है एंजाइम की उपस्थिति में हो रही। कौन से, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। किससे बन रहा है, माल्टोज से बन रहा है। माल्टोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या यूज कर लिया, माल्टेज एंजाइम यूज कर लिया। यहां पे क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल आपका जो है C6H12O6 बन गया। ठीक है, बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो है एंजाइम वर्क कर रहा है। ठीक, ये कहां होते हैं, बेसिकली शरीर के अंदर होते हैं। ठीक, अब इसी के साथ साथ आप लोग हार्मोन भी देख लीजिए। हार्मोन क्या होते हैं, बेसिकली हमारी जो जीवधारी होते हैं उनके शरीर के अंदर बनते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं पाई जाती, कोई नलिका नहीं पाई जाती। ये डायरेक्टली ब्लड में मिलते हैं और ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफ्यूज होकर के हमारी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। ठीक है, तो हार्मोन से क्या होता है, हार्मोन से हमारी विभिन्न प्रकार की जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, मतलब जैव नियंत्रित किया जाता है। एक जैसे अगर हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम सिक्रीट हुआ तो भी प्रॉब्लम। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जो खली है, खली को तो देखा होगा, अंडरटेकर इस सब को देखा होगा ना, ये सब क्या हार्मोनल इम्बैलेंसी के कारण हुआ है। ठीक है, इन सब का जो शरीर हुआ है सिर्फ हार्मोनल, जो हार्मोन है इनका इम्बैलेंस हो गया है, इस वजह से इनका जो शरीर हो गया भीमकाय हो गया, विशालकाय हो गया। ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग शरीर है, नहीं, ये
क्या है, एक जो है जो प्रॉपर वे में जितना नॉर्मल सिचुएशन में हार्मोन होना चाहिए था ग्रोथ हार्मोन, उससे ज्यादा कहीं ग्रोथ हार्मोन इनके अंदर सिक्रीट हो गया, इसलिए इनका शरीर जो हो गया भीमकाय हो गया। या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा सर्कस वगैरह में बौने छोटे छोटे होते हैं ना, इतने बड़े बड़े बौने, ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली जो हार्मोन होता है वही हार्मोन उसमें भी इम्बैलेंस होता है, मतलब उसमें क्या हो गया, कम हो गया, बौने में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई, इस वजह से उसका शरीर जो है विकसित नहीं हो पाया। जबकि जो जिजाइंटिज्म होता है, जो विशालकायता होती है, जो भीमकायता होती है, उसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो गया, इस वजह से जो है वो जो है विशाल रूप धारण कर लिया, एक अजीब सा रूप धारण कर लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य रोग भी होते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सारी चीजें बायोलॉजी जब पढ़ाई जाएगी तो वहां पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। वहां पे बेसिकली वो क्या होता है, ये सब जो सिंड्रोमिक डिजीज होती है ये लिंग से अलग होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन के कारण भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपका घेंघा जो आप लोग ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हार्मोनल के कारण, हार्मोन्स के कारण ही होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। तो आयोडीन जो थायरॉक्सिन पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं ये जो है कम या ज्यादा सिक्रीट करते हैं, इसी वजह से जो है हमें जो है विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में संपादित होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हार्मोन्स में है, 5-7 लाइन आपके बुक में लिखी गई है, थोड़ा सा मैंने बता दिया, आप लोग एक बार जो है देख लीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं है, 1 या 2 बार ही ये चीजें पूछी गई हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग न्यूक्लिक अम्ल की। हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। देखिए इसमें बेसिकली 2 हैं आपका, एक तो आपका डीएनए, क्या है, डीएनए, दूसरा क्या है, आरएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है, पेंटोज शुगर हैं, क्या है, पेंटोज शुगर है। तो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड का आपको एक और एग्जांपल मिल गया, डीएनए और आरएनए, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर दोनों क्या है, पेंटोज शर्करा है, मतलब 5 कार्बन परमाणु का मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलते हैं और आपका जो है एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, ठीक है। इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए होता है वो जैसे एक ऐसे बाल की चोटी जैसे नहीं होती है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डबल हेलिकल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पर एक जो ऐसे इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, बुक में आपके लिखा गया होगा, बेसिकली जब बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सीढ़ी में डंडे लगे होते हैं ना, भाई सीढ़ी में डंडे लगे होते हैं कि नहीं, डंडे लगे होते हैं, जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं इस तरीके से डंडे लगे होते हैं ना, वैसे ही संरचना कुछ इसमें पाई जाती है। यहाँ पर जो आपके न्यूक्लिक बेस होते हैं, जो नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं, वह जो है अटैच होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, डीएनए में जो है यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन पाया जाता है। इन्हीं में से कोई 4 जो है नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट रहता है, और आपका ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है मिल करके जो है आपका जो है जेनेटिक मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। बात समझ में आई भैया। तो ये तो आपका हो गया न्यूक्लिक अम्ल की बात। अब सिर्फ आपका बचता है विटामिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं विटामिन के बारे में। ये भैया नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विटामिन, ठीक है। तो विटामिन क्या है, विटामिन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वाइटल प्लस एमीन, ठीक। दूसरी चीज, विटामिन की अल्प मात्रा ही हमारे शरीर में जो है सफिशिएंट होती है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो इन विटामिन को पूर्ण करने के लिए हम लोग बाहर से जो फूड खाते हैं उसमें जो है कुछ न कुछ मात्रा में विटामिन मिले रहते हैं। सर्वाधिक विटामिन जो होता है फलों वगैरह में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। इसमें हमें क्या होता है, विटामिन के साथ साथ वाटर की क्वांटिटी भी मिलती है। देखिए विटामिन कहते किसे हैं, तो क्या है, विटामिन क्या होते हैं, विशिष्ट जैविक क्रियाओं को संपादित कराने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिससे जीवधारी के शरीर की
वृद्धि कराई जा सकती है और इसका स्वास्थ्य का रख रखाव किया जा सकता है। इसका मतलब जो है बॉडी, अगर हमारे शरीर में विटामिन प्रतिपूर्ति प्रॉपर है तो बॉडी हमारी हेल्दी होगी और वेल डेवलप्ड होगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और हेल्थनेस के लिए, हेल्थ के लिए जो है विटामिन की अल्प मात्रा आवश्यक होती है। देखिए, विटामिन को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। क्या है? जल में घुलनशील, मतलब ये घुलनशीलता के आधार पर है। ठीक है, जल में घुलनशील। और दूसरा आपका है वसा में घुलनशील। ठीक है, अब देखिए, मतलब तो जो जल में घुल जाए उसको जल में घुलनशील कहा जाएगा। तो विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, ये चार विटामिन आपके वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी ये आपका जल में घुलनशील है। बात समझ में आई? विटामिन ए, डी, ई, के ये कहां पे है? आपका वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी कहां पे है? आपका जल में घुलनशील है। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होंगी। विटामिन ए की कमी से क्या? रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन के क्या करता है? ये मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में। और विटामिन ई क्या है? ब्यूटी विटामिन इसको बोला जाता है। ठीक है, एंटी एजिंग विटामिन भी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए एक चार्ट के माध्यम से हम विटामिन का जो है थोड़ा सा कंपेयर स्टडी कर लेते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर आपको कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं, उनसे होने वाली कमी या रोग के नाम लिखे गए हैं और किसमें ये प्रमुख मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, उन सब्स्टिट्यूट्स का नाम लिखा गया है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, डेका, DEKA। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कौन इसका किसका रासायनिक नाम क्या क्या है। ठीक, जैसे डी, अब इसका होता है कार्टोनारे। ठीक है, इसका मतलब ये है रेटिनॉल। एक और रेटिनॉल साइंटिफिक जो नेम होता है रेटिनॉल होता है। नैप्थोक्विनोन, टोकोफेराल और ये कैल्सीफेराल। ये क्या है? कैल्सीफेराल। ठीक, तो ये होता है डेका, DEK, डेका। कार्टोनारे। ठीक है, तो ये सारा ट्रिक आपका इसका सबका रासायनिक नाम याद करने का। ठीक, चलिए अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, स्रोत क्या है इसका? गाजर है, दूध है, मछली का तेल है, अंडा है। ठीक है, ये सारी चीजें विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल, यहां पर आपको लिखा गया है। ठीक है, विटामिन B1, बी को देखो चार पार्ट में कैटेगराइज किया गया, जो चार मेन है, बाकी और भी होते हैं, B1, B2, B6 और B12। ठीक है, B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। पनीर और दूध इसका प्रमुख स्रोत है। B2 की कमी से ओष्ठ विदरण होता है। ओष्ठ मतलब ओंठ का फट जाना या जो माउथ का किनारे वाला पार्ट होता है इसका फटना ओष्ठ विदरण कहलाता है। और ये जो आपका B2 है ये पर्याप्त मात्रा में कहां मिलता है? अंडे की सफेदी से मिलता है। ठीक है, इसके बाद B6 आता है। इसकी कमी से क्या होता है? पेट में मरोड़ पड़ती है। और B6 का जो है आपका प्रमुख स्रोत क्या है? पनीर है, दूध है, अंडा है। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, B2 आपका अंडे की सफेदी से मिलता है, जबकि B6 आपका कहां से मिलता है? अंडे के पीतक से। सफेदी बाहर वाला पार्ट होता है, पीतक अंदर वाला जो पीला पीला हिस्सा होता है। ठीक है, वो क्या होता है? उससे B6 मिलता है। इसके अलावा B12 है आपका, इसकी कमी से रक्ताल्पता होती है, यानी कि जो है ब्लड कम बनता है। और इसकी कमी के लिए हम लोग क्या खाते हैं? मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीजें प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका विटामिन सी है। इसको हम लोग, इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। स्कर्वी नामक जो है डिजीज होता है विटामिन सी की कमी से। और इसका प्रमुख स्रोत जो है आपका खट्टे फल है। ठीक है, इससे जो आपको
पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। सूर्य का प्रकाश और अंडे का पीतक इसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन ई, इसकी कमी से मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। वाला तेल, सब्जी का तेल या सोयाबीन का तेल इसका प्रमुख स्रोत है। किसका? विटामिन ई का। ठीक है। इसको हम लोग एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। जो लोग यंग दिखना चाहते हैं, जिसके चेहरे पे ग्लो रहे, वो लोग विटामिन ए का मैक्सिमम यूज करें। ठीक है। विटामिन के, इसकी कमी से जो है ब्लड जल्दी थक्का नहीं जमा पाता। ठीक है। और इसका जो स्रोत है वह हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका जो है विटामिन वाला पोर्शन समाप्त होता है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भैया। अब उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आपने पूरा कंप्लीट बायोमॉलिक्यूल कर लिया है। अब आपको बायोमॉलिक्यूल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बोर्ड एग्जाम में आपके आता था। ट्रेलर आप लोगों ने देखा था। 2020 के जितने सेट आपने सॉल्व किए थे, सब में जो है इससे 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर के शुभम क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।